अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदिर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज़किया-निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक, वालेकुम सलाम। सर, आज का शो काफ़ी दिलचस्प होगा, बहुत अहम टॉपिक्स हैं जिन पर आपसे अंदर की बातें जानेंगे। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफ़ाई किया, उस मुतालिक बात करेंगे। फिर इमरान खान की जो ऑडियो लीक है, उस मुतालिक बात करेंगे। फिर जो सियासी पनाहगज़ीन हैं, जो गैर मुल्क में बाहर के ममालिक में असाइलम लेते हैं, उनको पासपोर्ट नहीं जारी किया जाएगा, वीज़ा नहीं जारी किया जाएगा, तो इस मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। तो सर अंदर की बात क्या है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो नए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफ़ाई किया है और इलेक्शन कमीशन जो है, वो उसको मान नहीं रहा, तो ये मामला क्या है? देखें, आज एक नोटिफ़िकेशन जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने। उन्होंने उस नोटिफ़िकेशन में कहा है कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन द लाइट ऑफ जजमेंट पास्ड बाय दिस कोर्ट इन रिट पिटिशन has been pleased to constitute the following tribunals and assigned the areas to act as election tribunals from general election 2024। अच्छा, अब इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिट पिटिशन के फैसले का सहारा लेकर ये 8 ट्रिब्यूनल बनाए हैं। जबकि जो इलेक्शन एक्ट है पाकिस्तान का, वो बड़ा क्लियर कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशन अंडर दिस एक्ट द कमीशन शैल अपॉइंट एज मेनी एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल एज मे बी नेसेसरी फॉर स्विफ्ट डिस्पोजल। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल करने हैं। और उसमें आगे कहा है कि जो जज होगा द कमीशन शैल अपॉइंट अ सिटिंग जज एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत कहा गई है। चीफ जस्टिस को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल नॉमिनेट करें। अब ये लड़ाई शुरू इस तरह हुई कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहावलपुर और पिंडी के लिए एक-एक नाम ही चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आपने हमारे साथ मुशावरत करनी है, तो एक-एक नाम पर तो मुशावरत नहीं हो सकती, आप 2-2 3-3 नाम भेजें, हम उनमें से एक पिक कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो नाम मैं भेजूँगा आपने वही फैसला करना है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि आपने आइन में मुशावरत लिखा है इन कंसल्टेशन। जब आप एक नाम भेजते हैं तो फिर मुशावरत तो ना होगी, फिर तो आप हमें डिक्टेट कर रहे हैं। तो फिर डिक्टेशन तो नहीं है हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन पर। और बाकी सब हाई कोर्ट्स ने भी 2-2 3-3 नाम ही भेजे। प्रिंसिपल सीट के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 नाम ही भेजे थे जिनमें से एक सिलेक्ट हुआ। सिर्फ ये लड़ाई पिंडी और बहावलपुर से शुरू हुई। अब जब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ये बात मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एक रिट पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में कराई और उस रिट के पिटिशन में शाहिद करीम साहब ने ये ऑर्डर कर दिया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना सकते। अब ये जो फैसला है, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, आइन की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अब गैर कानूनी काम करने का एक बहुत आसान तरीका ये भी है कि आप उस पर एक जुडिशियल ऑर्डर ले लें और फिर जुडिशियल ऑर्डर को आप कहेंगे कि हम तो अदालती फैसले की पाबंदी कर रहे हैं। जैसे कि इसमें भी उन्होंने रिट पिटिशन का ऑर्डर का सहारा लेते हुए ट्रिब्यूनल्स नॉमिनेट कर दिए हैं, जबकि इलेक्शन एक्ट के तहत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास ट्रिब्यूनल नॉमिनेट करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने एक रिट पिटिशन के फैसले से वो इख्तियार हासिल कर लिया है, जो उनको आइन और कानून ने नहीं दिया हुआ। ना इलेक्शन एक्ट ने दिया हुआ है, ना आइन ने दिया हुआ है। लेकिन चूँकि रिट पिटिशन के एक फैसले से आप एक गैर कानूनी हुक्म को भी कानूनी हुक्म बना लेते हैं, तो उन्होंने ये हासिल कर लिया है। अब इसमें अजीब बात है, बहावलपुर और दूसरी जगह के इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर कर दिए हुए हैं। अब मार्केट में 2-2 ट्रिब्यूनल्स हो गए हैं। एक ट्रिब्यूनल वो हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किए हुए हैं। एक ट्रिब्यूनल वो हैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाए हुए हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स को ट्रिब्यूनल मानने के लिए तैयार नहीं और ना वो उनको रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है, ना वो उनमें पेश होने के लिए तैयार है। और अदलिया इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स को ट्रिब्यूनल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक 2 इदारों की लड़ाई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की लड़ाई ने सारा फियास्को पैदा कर दिया। मैंने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट्स के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, उसने ट्रिब्यूनल्स के सारे मामले को मुतनाज़ बना दिया। ये लाहौर हाई कोर्ट उसकी बेहतरीन मिसाल है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन को इस मामले में अपील करनी चाहिए
और उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की जो रिट का फैसला है, जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है और जो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है, इस गैर कानूनी फैसले के खिलाफ रिट करनी चाहिए। जैसे शाहिद करीम साहब ने ये फैसला दिया है, उनका नाम ट्रिब्यूनल के लिए आया था, इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम ओके नहीं किया था ट्रिब्यूनल के लिए। उन्होंने बाद में रिट में ये फैसला कर दिया और अब खुद जो है गुजरात के इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम ओके नहीं किया था। तो अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने ही ट्रिब्यूनल बनानी है, तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को ताला लगा दें। ये काम अदलिया जी। खुद ही कर ले, कल को सारा इलेक्शन भी खुद करा ले, फिर इलेक्शन एक्ट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा करें, आप एक फैसला करें कि हमने इस मुल्क में इलेक्शन एक्ट को खत्म कर दिया है, वो भी रिट पिटीशन में ही फैसला कर दें, क्योंकि रिट पिटीशन में आप हर फैसला कर सकते हैं। वैसे तो इलेक्शन कमीशन के मामलात आप र हाई कोर्ट्स में सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन चूँकि एक बड़ा कमाल है कि आप रिट करा लें और रिट में जो रिट वो चीज़ है जिसकी कोई कानूनी जवाज़ नहीं, वो रिट में जवाज़ पैदा कर ले, कि जी रिट में ये जवाज़ हमें दिया गया तो हम ये कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर वॉइड ऑर्डर है, गैर कानूनी ऑर्डर है। इसमें इलेक्शन कमीशन का जो स्टांस है वो आइन और कानून के मुताबिक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पीटीआई की सहूलतकारी के लिए या जुडिशियल एक्टिविज़्म में या अपनी अना में, कि उन्होंने जो अना की अपनी तस्कीन है कि मैंने कह दिया तो मेरी बात मानी जानी चाहिए, उसमें वो ये नोटिफ़िकेशन कर रहे हैं। हालाँकि उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट भी हो चुके हैं और उन्होंने चंद दिन में सुप्रीम कोर्ट चले भी जाना है। लेकिन वो जाते-जाते ये करना चाहते थे ताकि उनकी अना और नाक ऊपर रह जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये नोटिफ़िकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किया है और ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, तो इट्स अ फिट केस फॉर सुप्रीम मिसकंडक्ट इन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। क्योंकि अगर आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर मुश्तमिल अदालती फैसले और उन पर मुश्तमिल नोटिफिकेशंस करेंगे और उनको जुडिशियल कवर देने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें अदलिया आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं चल रही। अदलिया तो फिर अपनी मर्ज़ी और मन-मर्ज़ी के तहत चल रही है, जो अदलिया जज मेड लॉ लॉ बन रहे हैं ना। फिर आप ये समझ रहे हैं कि जज जो कानून बनाना चाहते हैं, वो कानून होगा। वो जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने एक भरी कोर्ट में कह दिया था कि जज मेड लॉ इज़ आल्सो अ लॉ। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो नोटिफ़िकेशन है, ये भी जज मेड लॉ है। वो कवानीन जो जज खुद बनाते हैं, जो पार्लिमान ने नहीं बनाए, जो आइन में नहीं है, जो कानून में नहीं है, जिनकी कोई मंजूरी नहीं है, लेकिन चूँकि जज साहब का ये ख़्याल है कि ये कानून होना चाहिए, लिहाज़ा जज मेड लॉ। ये जो जज मेड लॉज़ हैं पाकिस्तान में, ये आमराना हैं, ये इनका ये आइन और कानून से मावरा हैं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इनकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मुसीबत यही है कि इनको जुडिशियल कवर देकर आप ये करते हैं कि जी चूँकि जुडिशियल कवर है लिहाज़ा अदलिया के फैसले मानने चाहिए। भई अदलिया के गैर कानूनी फैसले नहीं भी मानने चाहिए, जैसे हुक्मरानों के गैर कानूनी फैसले नहीं मानने, जैसे और इदारों के गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले नहीं मानने। तो इस बात पे ने भी तो तय होना है ना कि अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी करेंगे और अपनी मर्ज़ी के नोटिफ़िकेशंस करने लग जाएँगे, तो और उनको जुडिशियल कवर देने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की साइड के ऑर्डर्स को जुडिशियल कवर देकर उनको जुडिशियल सैंक्टिटी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ट्रिब्यूनल बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का काम है, ये जुडिशियल साइड का काम ही नहीं है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की पावर्स महदूद थीं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन मजबूत था। लिहाज़ा उन्होंने अपनी कमज़ोरी को कवर करने के लिए जुडिशियल पावर्स का यूज़ कर लिया, जो गैर कानूनी बात है। मेरे ख़्याल में ये जो ट्रिब्यूनल अभी इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल का भी तनाज़ा है और अब ये जो लाहौर वाला आज नोटिफ़िकेशन हुआ है, ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि हाई कोर्ट्स में जुडिशियल एक्टिविज़्म कैसे चल रहा है, ईमानदार जजेस क्या कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कामों के लिए जुडिशियल कवर कैसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, एक बार फिर से एक ऑडियो सामने आई है गुज़िश्ता रात सर, ये जो बानी पीटीआई की ऑडियो है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये अदालत की प्रोसीडिंग्स की ऑडियो लीक हुई है। इसका मतलब है किसी ने अदालत में रिकॉर्डिंग का बगिंग का सेटअप लगाया हुआ था और उस अदालत में रिकॉर्डिंग और बगिंग के ज़रिए उसने ये सारा बग करके जो है वो लीक किया है। अब जब बाबर सत्तार साहब वैसे तो रोज़ाना एजेंसियों के खिलाफ जो है रिमार्क्स भी देते हैं, ऑर्डर भी लिखवाते हैं कि एजेंसियाँ ऑडियोज़ टेप करती हैं, एजेंसियाँ इल्लीगल टेपिंग करती हैं।
एजेंसियां जो हैं वो लोगों की प्राइवेसी में दाखिल होती हैं। तो अब तो अदालत की बगिंग हो गई है, अदालत की इलीगल टेपिंग हो गई है। तो इस पर फिर अब बाबर सत्तार साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का क्या मौक़िफ़ होगा? क्या एजेंसियों की इलीगल टेपिंग और बगिंग पे तो उन्हें सज़ा है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इलीगल टेपिंग और बगिंग करे तो उनको सज़ा नहीं होगी? ठीक है ना? सादा-सी बात है कि अदालत की बगिंग हुई है, अदालत में इल्लीगल टेपिंग हुई है, इल्लीगल ऑडियो को पहले रिकॉर्ड किया गया है, फिर उसको रिलीज़ किया गया है। मेरे ख़्याल में ये ना सिर्फ़ तौहीन अदालत का केस है, बल्कि ऑडियो गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्ड करने का भी केस है और तहरीक-ए-इंसाफ पर ये पर्चा दर्ज होना चाहिए। इल्लीगल टेपिंग, ऑडियो टेपिंग की अदालत की और बगिंग का अदालत के कोर्ट रूम की बगिंग का पर्चा जो है, वो तहरीक-इंसाफ के ऊपर दर्ज होना चाहिए क्योंकि तहरीक-इंसाफ ने ये जारी की है। पहले शहज़ाद अकबर ने जारी की है, फिर पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है, फिर सारे पीटीआई वालों ने जारी की है। तो पीटीआई ने इस इल्लीगल टेपिंग को ओन किया है और कल से इस पर तालियाँ बजा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अदालत को ना सिर्फ तौहीन अदालत का नोटिस देना चाहिए, बल्कि इल्लीगल बगिंग ऑफ द मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इल्लीगल बगिंग हुई है और उसकी वहाँ ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग हुई है और फिर उसको लीक किया गया है। इसको कैसे माफ किया जा सकता है? कोई जज साहब दे घर कैमरे लग जाते वो मिलके खत लिख देंदे ने और वो पता नहीं वो कैमरे किसने लगाए हैं नहीं लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ हिल के रह जाता है, दरो-दीवार हिल के रह जाते हैं और कहते हैं अदलिया एट स्टेक आ गई है। भाई ये तो आपकी अदालत में बगिंग हो गई है। आपकी अदालत में इल्लीगल बगिंग का सेटअप लगाया पीटीआई ने और उसको बग करके उसको रिकॉर्ड किया है, तो अब अदालत की जो है वक़ार, साख, मान, मर्यादा कहाँ है? अब सब माफ़ है, आज सब जश्न मनाएँगे। आज जो हमख़्याल जजेस भी हैं और जो मेरा मतलब है ईमानदार जजेस हैं, वो आज बहुत जश्न मनाएँगे। क्या कमाल काम हो गया है और इतना कमाल काम कर दिया है। मतलब इस मुल्क में पीटीआई को हर काम करने की इजाज़त है, रियासती इदारों को करने की इजाज़त नहीं है। अगर ये ऑडियो टेप किसी कोर्ट की, किसी एजेंसी ने की होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये ईमानदार जजों ने अब तक तूफ़ान उठा लेना था। ये व्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने अब तक तूफ़ान उठा लेना था। ओ हो! देखें जी हसास इदारों ने अदालत की बगिंग कर ली। हसास इदारों ने अदालत में सेटअप लगा दिया है बगिंग का, तो हसास इदारों को सज़ा होनी चाहिए। ये कितने गैर कानूनी काम करते हैं। तो भाई अब ये पीटीआई को ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब ये बगिंग ऑफ द सर कोर्ट है। सवाल करना चाहूँगी गुज़िश्ता रात ये जो ऑडियो लीक हुई है, तो अब तक तो फिर जिस तरह से बात की जा रही है, तो फिर एक तो रिएक्शन का कोई ना कोई अदालती रिएक्शन तो मंज़र-ए-आम पर आना चाहिए था ना, तो व्हाट डू यू से ऑन इट? कि ये खामोशी क्यों इख्तियार की गई या कोई रिएक्शन आएगा? मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप तौहीन अदालत ले लें, आप कोई और जुर्म ले लें, तहरीक इंसाफ को सब माफ़ है। आप देखिए ना जी वो कहते हैं वो उस दिन अदालत में इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एक घड़ी क्या टी कब तक तो तुमने बख्शा नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था तो तुमने घड़ियाँ क्यों बेची हैं? घड़ियाँ बेचने की क्या ज़रूरत थी? मलक रियाज से ज़मीन लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब उसके 190 मिलियन पाउंड ये क्या है? ये करप्शन नहीं है? बहरहाल जो मैं कुछ थोड़ी बात उस पे भी करना चाहता हूँ, जो ऑडियो लीक हुई है, उसमें इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि चेयरमैन नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगाए। भाई आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं 4 साल और आपने एक चुम्मी वाली सरकार को और उसकी ऑडियो टेप है कि उसको सेक्सुअली हैरास करता रहा। ऐसा तो आप पाकिस्तान के थानों में हवलदार भी नहीं करता और उस ऑडियो और वीडियो से आप उसको 4 साल ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार कराते रहे कि तुम्हारे ऊपर केस करा दूँगा और वो बुड्ढा बाबा डर के आपके हर चीज़ पे मोहर लगाता रहा। तो आप अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन नैब भर्ती करा लेते। ऑर्डिनेंस जारी किए थे, एक ऑर्डिनेंस ये भी जारी कर देते कि चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, सबने मान लेना था। अपने दौर में तो आपको चेयरमैन नैब चाहिए चुम्मी वाली सरकार। और अब आपको चेयरमैन नैब चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट लगाए। क्या खुला तज़ाद है। फिर आप उसके बाद कहने लगे कि बड़ा सिंपल आपने कहा कि जी वो इस मुल्क में बड़ा तबाह हो जाएगा और बड़ी तबाही होने वाली है। भाई कोई तबाही नहीं होने वाली, आप तबाही लाने की कोशिश कर रहे हैं और जजेस ने आपको ठीक कहा है। आप अदलिया को ये ना डराएँ कि कुछ हो गया तो अदलिया ज़िम्मेदार है। अदलिया ने कहा सियासतदान ज़िम्मेदार है। कुछ हो गया पाकिस्तान को तो अदलिया ज़िम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान के सियासतदान ज़िम्मेदार हैं और उसमें इमरान खान शामिल है, जो सियासी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है।
क्या कह रहे थे इमरान खान साहब? नैब तरमीम का केस था और फॉर्म 45 कह रहे थे, जज उन्हें कह रहे थे भाई केस पर बात करें। वो फॉर्म 45 पे बात कर रहे थे, वो फेयर ट्रायल पर बात कर रहे थे, अपना ज़ाती रोना रो रहे थे। तो मेरे ख़्याल में जो ऑडियो के मंदरजात हैं, वो ये साफ ज़ाहिर है कर रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो ये कहा कि वो गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करती हैं और अदालत के प्लेटफ़ॉर्म को अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस ऑडियो से भी ज़ाहिर हो रहा है कि वो ऐसा ही कर रहे हैं। बहरहाल, मैं फिर कहूँगा कि ये बगिंग ऑफ द कोर्ट है और ये इल्लीगल टेपिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं। इसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। कल तो सारी अदालतों में बगिंग का सेटअप लग जाएगा, फिर जज रोने ना। आज तहरीक इंसाफ को माफ़ी देंगे, कल फिर इन सब के लिए बगिंग का सेटअप लगेगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ को माफ़ी है और बाकियों को सज़ा है। ठीक हो गया सर, आगे दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे तो जो सियासी पनाहगज़ीन हैं, अब एक नया फैसला इस मुतालिक आया है जितने भी सियासी पनाह लोग लेंगे, उनको पासपोर्ट जारी नहीं किए जाएँगे, तो बैक ऑफ द स्टोरी क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ठीक फैसला है। जो बंदा ये कहता है कि जी मैं पाकिस्तान नहीं रह सकता, मुझे पाकिस्तान में बहुत खतरा है, उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट क्यों चाहिए? जो किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले लेता है, मैं तो दोहरी शहरियत के कानून के भी सख्त खिलाफ। मेरे ख्याल में जिसने किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले ली, वहाँ मुस्तकिल रिहाइश रख ली, उस मुल्क का हलफ ले लिया, उसकी पाकिस्तान की शहरियत मनसूख हो जानी चाहिए और वो पाकिस्तान वीज़ा लेकर आए और उसको वीज़े के बगैर पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ शानदार मिसाल है भारत की। वो किसी भी नॉन रेज़िडेंट इंडियन को भारत की शहरियत नहीं देते हैं। सब वीज़े लेके भारत में आते हैं। उनके भी अज़ीज़-ओ-अक़ारिब भारत में रहते हैं, वीज़े लेके उनको मिलने आते हैं क्योंकि वो दूसरे मुल्क की शहरियत ले लेते हैं। भारत में भी ये कानून है कि अगर आपने किसी मुल्क में जाकर सियासी पनाह ले ली है, तो वो ज़िंदगी भर आपको दोबारा भारत का वीज़ा नहीं देते। आप चाहें भी मतलब अगर आपने सियासी पनाह बरतानिया में ले ली है और आपको बरतानिया की शहरियत सियासी पनाह पर मिल गई और अब आप कहते हैं मैंने सियासी पनाह ले लिया, मैं भारत वापस ज़रा अपने रिश्तेदारों को, माँ-बाप को मिल आऊँ, तो भारत आपको वीज़ा नहीं देता। क्योंकि आपने एक दफ़ा असाइलम ले लिया, आपने कहा मैं भारत नहीं जाना चाहता, भारत में मुझे बड़ा खतरा है। भारत कहता है आपको दोबारा भारत आने की ज़रूरत भी नहीं है। सेम इज़ द केस दुनिया के बेशतर ममालिक में ये कानून है, जिसने भी सियासी पनाह बात ली है वो वहाँ रहे और उसको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से वहाँ रहे और वहीं की शहरियत ले, उसकी सियासी पनाह कबूल हो जाए तो भी वहाँ रहे, ना कबूल हो जाए तो भी वहाँ रहे, क्योंकि उसने पाकिस्तान छोड़ दिया है। ये जो हमें बार-बार ओवरसीज़ से डराया जाता है ना कि ओवरसीज़ पैसे भेजने बंद कर देंगे। भाई एक तो ज़्यादातर ओवरसीज़ जो है ना वो अरब ममालिक में है, जिनके पैसे आते हैं। वो अपनी तनख्वाहें अपने घर वालों को पीछे भेजते हैं। ये जो मगरिब में बैठ रहते हैं ना ओवरसीज़, ये भी अपने पीछे को माँ को बाप को बहन को भाई को पैसे भेजता है, कोई हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं भेजता। और अब ये जो बार-बार हमें तड़ी लगाते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम हुंडी से पैसे भेजेंगे। ये इनमें से जो हुंडी से पैसे भेजे ना उसके घर वालों को गिरफ्तार करके ना एफआईए अंदर कर दें। ये खुद ही बैंक से पैसे भेजेंगे। अब हुंडी से अगर पाकिस्तान में पैसे आएँगे तो ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफवर्ज़ी है। जिस भी खानदान को हुंडी से कोई पैसे आए, आपको चाहिए उसको गिरफ्तार करके अंदर कर दें। आप रो रहे हैं ना कि मेरा फलाँ पकड़ा गया, मेरा फलाँ पकड़ा गया। ऐसा थोड़ी है कि आप बाहर बैठ के जो मर्ज़ी करते रहेंगे और यहाँ पर कानून तोड़ते रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में सख्ती होनी चाहिए इस मामले में। हमने एक जुम्मा बाज़ार लगाया हुआ है पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, सियासी पनाहें लेते हैं और पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं और फिर पाकिस्तान के और ये खुद ये भी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ठीक हो गया तो नाज़रीन तो ये थी आज के सकते अंदर हैं ना की कि ये गैर मुल्की है, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।